हर किसी के अलग अलग शौक होते हैं। किसी का पेंटिंग बनाना तो किसी का क्रिकेट खेलना, लेकिन अरुण का शौक था जिंदा व्यक्तियों को बेहोश कर कर बांध कर दफना देना। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। 21 जनवरी 2012 एक व्यक्ति की कोर्ट में पेशी होती है और पेशी के दौरान वो व्यक्ति कोर्ट से भाग जाता है। जैसे ही वो व्यक्ति गायब होता है तो छोटे पुलिस वालों से लेकर बड़े अधिकारियों तक और सरकार तक सब लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस व्यक्ति के भागने की जानकारी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया हर जगह दी जाती है ताकि वो जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जहाँ पर भी वो भागा है जल्द से जल्द उसकी पहचान हो सके। जब ये बातें मीडिया में आती हैं और जब लोग देखते हैं कि आखिरकार सरकार से लेकर प्रशासन से लेकर उच्च अधिकारी हर कोई इस व्यक्ति के गायब होने से इतना ज़्यादा क्यों घबराए हुए हैं, तो उसकी हिस्ट्री खंगाली जाती है। एक दिन एक लड़की घर से गायब हो जाती है, 14 से 15 साल की। लगातार उसके माँ बाप उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की जाती है। काफ़ी महीने बीत जाते हैं लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता। लगातार लड़की को ढूंढा जा रहा होता है। ऐसे में एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन के आगे से वैसे ही जा रहा होता है जब काफ़ी दिन हो चुके होते हैं। पुलिस भी आराम से बैठ जाती है कि इस केस में कोई क्लू नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसे में एक अरुण नाम का व्यक्ति पुलिस स्टेशन के सामने से जा रहा होता है। तो पुलिस वाला एक वैसे उससे पूछ लेता है मजाक में, और भाई क्या नाम है तुम्हारा? वो कहता है अरुण। वो कहता है इस लड़की को ढूंढने में एडी चोटी का जोर लगा चुके हैं लेकिन ये मिल नहीं रही, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो वो सुनते ही गर्मी के दिनों में अरुण के माथे पर पसीना आने लगता है। ऐसे में वो उसे पकड़कर अंदर एसएचओ के पास लेकर जाता है। जब उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि किस तरीके से उस लड़की को उसने कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर उसके बाद अपने ही घर के अंदर दफना दिया बांधकर। पुलिस इस बात को बहुत गंभीरता से लेती है क्योंकि अभी तक उस लड़की का कोई क्लू भी नहीं मिला था और ये तो एकदम से पूरे अंधेरे के अंदर एक रोशनी की किरण पैदा हो गई पुलिस के लिए कि जाते जाते वैसे रैंडम एक व्यक्ति से पूछा और वो ऐसे कह रहा है कि मैंने इसको बांध कर अपने घर में दफनाया हुआ है। पुलिस जो है बिना किसी देरी के अरुण के घर पहुंचती है। जहां वो बताता है वहां खोदना शुरू करती है और असलियत में उस लड़की का शव वहीं से बरामद होता है। उसकी चप्पल, उसके कपड़ों से लड़की की पहचान हो जाती है कि कुछ महीने पहले जो लड़की गायब हुई थी वो आखिरकार यहाँ कैसे पहुँची। उसके बाद जब थोड़ा सा और साथ में खुदाया जाता है उसके घर को तो देखते हैं कि वहाँ से और भी ढेरों कंकाल, ढेरों डेड बॉडीज़ निकलती हैं। अरुण को फिर पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। उसको रिमांड पर लिया जाता है कि आखिरकार तुमने उस लड़की को क्यों मारा और ये बाकी सब डेड बॉडीज़ किसकी हैं। तो अरुण बताता है कि उसे 1994 में उसे चोरी करने की लत थी। एक चोरी करता, फिर जेल से बाहर आता, फिर दोबारा चोरी करता, फिर अंदर जाता, फिर बाहर आता, यही लगा हुआ था। पुलिस लगातार 27 से 28 बार अरुण को जेल भेज चुकी थी और इसी के चलते उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। 1994 में जब वो जेल गया, जब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया तो 2006 तक उसे जेल में रहना पड़ा। जेल में उसको दिमाग में ये चीज़ हो गई कि मेरे फैमिली की वजह से जो है मैं इतने सालों तक जेल में रह रहा हूँ। उसके मन में अपने परिवार के लिए, स्पेसिफिकली अपने पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा खुंदक पैदा हो जाती है। जेल में वो एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम था मंगला। अब मंगला उसका दोस्त बन जाता है। 2006 में जब वो जेल से बाहर आता है, 1994 में वो जेल में जाता है, 2006 में जब वो जेल से बाहर आता है तो आते ही सबसे पहले अपने पिता के पास जाता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मुझे घर से निकाला था लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। ऐसे करते करते अपने पिताजी को कहीं लेकर जाता है रेलवे स्टेशन के पास और जैसे ही तेज़ रफ्तार से ट्रेन आगे बढ़ रही होती है अपने पिताजी को धक्का दे देता है। उसके पिता की वहीं पर मौत हो जाती है। वहाँ पर हालांकि आसपास कोई मौजूद नहीं था तो इसका कोई भी सबूत नहीं था, ना ही किसी ने दोबारा पूछा।
उसके बाद अब वो देखता है कि भाई पिताजी को तो मार दिया, तो अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि घर वालों को नहीं पता था कि वो अपने पिता से मिला था, बाहर ही कहीं मिला था। अब रहने के लिए ठिकाना नहीं था, तो जेल में जो दोस्त बना था मंगला, वो उससे फ़ोन करता है कि भाई तू भी बाहर आ गया है, तू कहाँ रह रहा है मुझे बता। तो मंगला उसे बताता है कि मैं ऐसे ऐसे करके इस एरिया में रह रहा हूँ, तुम वहाँ आ जाओ। मंगला के घर के पास एक लड़की रहती थी, लिली। उसे उससे प्यार हो जाता है, मंगला के साथ वो रहने लगता है। लिली से प्यार होता है तो वो धीरे धीरे कर कर काम भी करना शुरू कर देता है और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश भी करता है। लिली से प्यार के बाद शादी कर लेता है, शादी के बाद उनका एक बच्चा भी हो जाता है। ऐसे में कुछ दिनों के लिए तो वो किराए के घर में रहता है और उसके बाद अपना घर खरीद लेता है। किराए के दिनों घर में जब वो रह रहा होता है तो वहाँ का जो मालिक था, बहादुर उसका नाम था। जब उसकी पत्नी लिली, अरुण की पत्नी लिली जब अपने मायके जाती है कुछ दिनों के लिए, तो किसी बात को लेकर उसकी बहादुर से बहस हो जाती है। वो बहादुर से बहस के बाद उसे ठंडा तो कर देता है, उसके बाद उसके साथ बैठ के ड्रिंक करता है, उसे नशीला पदार्थ देता है और खुंदक में कि आखिरकार इसने मुझसे बहस क्यों की, उसके हाथ पैर बांध कर उसको ज़िंदा दफना देता है। अरुण को ये करने में बहुत मज़ा आता था। जैसे ही वो किसी को ज़िंदा दफनाता था तो फिर कान लगा लगा कर बताया जाता है कि अरुण उनकी चीखें सुन सुन कर इस बात को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी करता था। थोड़े दिन बाद उसकी पत्नी वहाँ से वापस आती है अपने मायके से, दोबारा से सब कुछ नॉर्मल चलने लगता है और वो अपनी पत्नी को अपने पिता और बहादुर के कत्ल के बारे में बताता है कि ऐसे ऐसे कर कर मैंने 2 व्यक्तियों का मर्डर कर दिया है। उसकी पत्नी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाती है, शॉक हो जाती है, लेकिन उसने कहा कि अब मैं सुधरना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। पत्नी थी तो आखिरकार उसने भी सोचा कि कोई बात नहीं, इसे एक और मौका देना चाहिए। वो उसे माफ़ कर देता है और उससे कहता है कि चलो आज तुम कुछ अच्छा सा बना लो, मीट वीट बना लो, शाम को बैठ कर खाएंगे। पत्नी खाना बनाती है, तैयारी करती है। शाम को पत्नी को खाने में जो है कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उसे भी खिला देता है और उसे भी एग्जैक्ट उसी तरीके से ज़िंदा हाथ पैर मुंह बांध कर दफना देता है। पत्नी रहम की भीख मांग रही होती है कि मैंने तो तुम्हें माफ़ भी कर दिया था और मैं इस वाक़े के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी कि इस तरीके से तुमने अपने ही पिता और मेरे ससुर और साथ ही साथ बहादुर का कत्ल किया है, लेकिन प्लीज़ मुझे तो बख्श दो। लेकिन वो अपनी पत्नी को भी नहीं बख्शता और उसे भी इसी तरीके से ज़िंदा दफना देता है। उसके बाद एक दिन उसके घर के बाहर से एक 15-16 साल की लड़की जा रही होती है, जिसका नाम था जिसके जो घर से लापता हो गई थी, जिसका कोई अता पता नहीं लग रहा था। वो कुछ खाने का मांगती है और अब उसे मज़ा आने लगता है मर्डर्स में, क्योंकि 3 मर्डर्स ऑलरेडी कर चुका था। और इसके अलावा अपनी पत्नी की साली का भी उसने सेम इसी तरीके से मर्डर किया, अपने एक मामा का भी सेम इसी तरीके से मर्डर किया। और उसके बाद अब उसके पापों का घड़ा भर गया था और 15-16 साल की जो लड़की थी उसके रीज़न से जो है इसके पापों का घड़ा भर गया था और पुलिस को इसके बारे में पता चला था। उस 15-16 साल की लड़की ने भी कुछ खाने का मांगा था, जिसके बाद अंदर जाके इसने बेहोश कर उसे दफना दिया था जिंदा। जिसके बाद एक दिन ये वैसे ही वहाँ से पुलिस स्टेशन के बाहर से गुजर रहा था। इसने इतने सारे मर्डर्स किए लेकिन अभी तक किसी को कोई खबर नहीं थी। लेकिन जब वो लड़की लापता आई, उसकी जब इसको फ़ोटो दिखाई रैंडम, जब ये पुलिस स्टेशन के आगे से जा रहा था, जब इसको पसीना आया, पुलिस ने शक किया। इसके बाद जब इसे सख्ती से पूछताछ की गई, इसने सब कुछ बताया, तो कैसे इसके घर से इतनी सारे लाशें मिली दफन की हुई। और ये प्रेरित था, नोएडा में कांड हुआ था एक जिसका नाम था निठारी कांड, जिसमें 2 लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा शौक़ था लोगों को मारकर उनको तल कर खाने का। तो इसका ये कहना था कि मैं निठारी कांड से प्रेरित था, मैं टीवी पर देखा करता था, मैं उनकी ज़रा फेमस होना चाहता था, इसलिए मैं भी इस तरीके से दफना कर लाशों को इसमें डाल देता था। तो जब वो 14-15 साल की बेटी का पता चला कि ऐसे ऐसे कर इसने मार दिया, उसके बाद कोर्ट में 2012 में जब इसकी पेशी थी तो एकदम ये वहाँ से गायब हो जाता है। गायब होकर ये सीधा पहुँचता है मुंबई। पुलिस प्रशासन सरकार इसलिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। मुंबई में जब ये पहुँचता है तो कभी भीख मांगना, कभी कुछ करना, मतलब इस तरीके से अपना गुजारा कर रहा होता है। इसके बाल, इसकी दाढ़ी इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि मतलब लोग इसे कभी कभी बाबा समझने लगते हैं। इसे याद आता है कि मेरी एक बेटी भी थी। 3 फरवरी का दिन आता है
लगभग 7 से 8 महीनों के बाद इसके गायब होने के 3 फरवरी को ये कहता है कि मेरी एक बेटी थी, आज तो उसका जन्मदिन है, चलो मैं उसको जाके विश करके आता हूँ। जैसे ही ये 3 फरवरी को अपने घर आता है तो लिली नाम की लड़की जिससे इसने शादी की थी, उसके घर वाले पहचान लेते हैं कि ये तो वही अरुण है जिसने इतने सारे मर्डर किए थे और जिसने हमारी बेटी तक को नहीं छोड़ा। इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं और दोबारा से फिर उसे जेल भेज दिया जाता है और कोर्ट द्वारा कहा गया कि जब तक इसकी अंतिम सांसें चलेंगी तब तक ये इंसान जेल के अंदर ही बंद रहेगा। उसे फांसी की सज़ा हालांकि नहीं दी गई, लेकिन उम्र कैद की सज़ा जो है उसे कोर्ट द्वारा सुनाई गई। हमारा ये खबर दिखाने का मकसद किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। बस आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है। आप जहां पर भी रहें स्वच्छ रहें और टिप टॉप हरियाणा के पेज को फॉलो लाइक ज़रूर करें फेसबुक पर, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से, मेरे यानी नीरा माटा के साथ। धन्यवाद।